हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक एकेडमी सिविल सर्विसेज के इस नई टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में। दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपने तैयारी को एक अच्छी धार देंगे और बेहतर होगी। इसके लिए टेक एकेडमी सिविल सर्विसेज चाहती है कि हम और आप मिलकर कुछ सवालों के प्रैक्टिस पर चर्चा करते रहें। आज हम लोग पॉलिटी के संविधान का विकास पर चर्चा शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित कार्यों के संबंध में विचार कीजिए। ऑप्शन ए, बुनियादी नियमों का समूह उपबंध कराना। 2, नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण के संदर्भ में दिशा निर्देश करना। कुछ साझे मूल्यों की आवृत्ति। चौथा, न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करना। 5वां, यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आएं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ए, 1 और 2 दोनों। बी, 2 और 3। सी, केवल 5। डी, 1 2 3 4। क्या पूछा है? असत्य कौन से कथन असत्य? दोस्तों, संविधान का कार्य क्या है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे कि समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। दोस्तों, संविधान द्वारा नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण लगाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोई भी सरकार कुछ भी विषम परिस्थिति में उन्हें सीमित कर सकती है लेकिन उन्हें समाप्त नहीं कर सकती। जैसे आर्टिकल 20 एंड 21, यह मूल अधिकार किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता। तथा साथ ही हम लोगों को मूल स्वतंत्रता, बंधुता, धार्मिक राजनीतिक स्वतंत्रताएँ हमें संविधान द्वारा प्राप्त हैं। और न्याय समाज को सुनिश्चित करना, इस पे देख लिए क्या मिला है। स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। हमारे यहाँ क्या है? न्यायपालिका है। न्यायपालिका के माध्यम से न्याय सुनिश्चित किया गया है। देखिए इसमें ऑप्शन 5 में क्या कहा है कि सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ। ऐसा संविधान में कहाँ कहा गया है? संविधान में तो सत्ता में आने के लिए एक विशेष प्रक्रिया है। उनके अधिकारों को स्पष्ट उल्लेख है लेकिन उनकी योग्यता के संदर्भ में इसकी पुष्टि नहीं की गई है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 5 रॉन्ग, बाकी सभी सही। कौन सा असत्य हो जाएगा? 5, इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या क्या? संविधान का कार्य है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों को न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों पर नियंत्रण लगाने के संदर्भ में संविधान में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक, कोई भी सरकार कुछ विशेष परिस्थिति में उन्हें सीमित कर सकती है लेकिन उन्हें समाप्त नहीं कर सकती है किसी भी समय। लेकिन इसमें क्या है? आर्टिकल 20 और 21 में क्या है? मूल अधिकार किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता। साझे मूल्य हो गए, स्वतंत्रता हो गई, बंधुता हो गया, धार्मिक राजनीतिक स्वतंत्रताएं हमें संविधान द्वारा प्राप्त है। स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया तथा संविधान में सत्ता में आने की प्रक्रिया व उनके प्राप्त अधिकारों को स्पष्ट उल्लेख है लेकिन उनकी योग्यता के संदर्भ में इतनी चुस्ती नहीं दिखाई गई है। अर्थात यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किए गए प्रावधानों में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन का कोड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया। ऑप्शन बी, इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोड ऑफ डायरेक्टर अब 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा। सी, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद का नाम दिया गया। डी क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करिए इसमें से कौन सा होगा।
इसमें दोस्तों क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का आया था, इसमें क्या होगा, पहली बार इसमें लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। ठीक, और क्या किया था, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया गया था। अब बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसमें 3 प्रेसिडेंट थे, कौन कौन थे, बम्बई और मद्रास और कलकत्ता। आप लोग कमेंट करिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों इसके अतिरिक्त क्या हुआ था, कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नियंत्रण के अंतर्गत भारत में क्या गया, राजस्व, नागरिकता और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश को देना आवश्यक हो गया था। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, लगभग ऑप्शन ए भी सही है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी का नियंत्रण सशक्त हो गया। इस अधिनियम में व्यवस्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या अब 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा, ये भी सही है। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। इसमें जगह ऑप्शन डी, कोई कथन असत्य नहीं। फिर इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें क्या देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया तथा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंटी, मुंबई, मद्रास, कोलकाता का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इसके अतिरिक्त कंपनी में ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी की बॉडी जिसको बोलते हैं, इसके नियंत्रण के अंतर्गत भारत की इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले, ये तीनों क्या हो गए, जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना कंपलसरी हो गया था। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। ए, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1774 में, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, सी, चार्टर अधिनियम 1813, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1781 संशोधनात्मक अधिनियम। इसमें क्या हुआ था, इसके प्रमुख प्रावधान किए थे, गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों को सीमांकन करना था। ठीक, क्या था, जो सर्वोच्च न्यायालय था और जनरल की परिषद जो थी, इसके बीच समन्वय स्थापित करना था। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारी जो थे कंपनी के, उनके शासकीय रूप किए गए तथा अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से इनको बाहर कर दिया गया। व्याख्या देखते हैं। इसमें क्या कि 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा उनके सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंध का सीमांकन करना था। ठीक, इसके अंदर कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर कर दिए गए। अधिकारी चाहे कुछ भी करें, वो सर्वोच्च न्यायालय कार्यक्षेत्र में आएगा ही। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारी के एक अधिकार को खो दिया। ऑप्शन ए, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, डी, 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। कमेंट करके बताइए। व्यापारी के एक अधिकार खो दिया, बताइए। एक सही आंसर क्या होगा, 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें दोस्तों व्यापारी न केवल चाय की व्यापारी के अधिकार खो दिया, बल्कि क्या हुआ, ये अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया तथा इस प्रकार कंपनी का क्या हुआ, इस प्रकार कंपनी केवल भारत पर केवल शासन करना रह गया था। ठीक, चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत कंपनी ने न केवल चाय व्यापारी का अधिकार खो दिया, बल्कि उसने सभी व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। तब ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत शासन करना रह गया था। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से
भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी? ए 1873 के चार्टर अधिनियम द्वारा, बी 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, सी 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा, डी 1558 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। कमेंट करके बताइए। 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा दोस्तों क्या हुआ था, एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और यही परिषद आगे चल के क्या हुआ था, लघु संसद का रूप ग्रहण किया था। इसे लघु संसद का रूप लिया था। ठीक। चार्टर्ड अधिनियम 1853 के अंतर्गत संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। परिषद में आगे क्या हुआ था, एक लघु संसद के रूप में ग्रहण कर लिया था। इसके द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ठीक दोस्तों, छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं है? ऑप्शन ए, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत की गई। बी, बंगाल को सरकार गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यों के परिषद में निहित थी। ऑप्शन सी, इसमें योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोपर्टाइस्ट में मत की शक्ति में बदल दिया गया। ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल के निर्णायक मत में निहित किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देखते हैं। ठीक, इसमें क्या क्या था, भारत में कंपनी प्रशासन फिर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत की गई थी। ठीक, बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था और भारत में गवर्नर जनरल में 4 सदस्य वाली परिषद का नियंत्रण स्थापित की गई थी। गवर्नर जनरल में क्या किया गया था, गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित कर दिया गया था। इसी बीच 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। अब आप लोग कमेंट करके बताइए प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। और इसमें क्या हुआ था, कर्मचारियों के निजी व्यापार और भारतीय लोगों के जो उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वो 3 प्रेसिडेंट थे, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा कर जाने लगा था। ठीक, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इज रॉन्ग, बाकी तीनों सही। इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए, प्रशासन ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत की गई, मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, बंगाल में कलकत्ता गवर्नर जनरल के 4 सदस्य वाली परिषद नियंत्रण स्थापित की गई, निर्णायक मत बनाया गया, 74 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक, इसमें कहते हैं सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कर्मचारी के निजी आधार पर व्यापार, भारतीय लोगों में उपहार होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंटियों, गवर्नर जनरल होगा, कहा जाने लगा। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषदों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त थी? फर्स्ट, पारित परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी गई और उसमें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था। ठीक, लेकिन अध्यक्ष को भारतीय सदस्य पर द्वारा पूछे गए प्रश्न को स्वीकृति अस्वीकृति करने का अधिकार प्राप्त था। ऐसा नहीं कि प्रश्न को चाहे एक्सेप्ट भी कर सकते थे, रिजेक्ट भी करते थे, कोई कंपलसरी नहीं था, माने ही उनकी बात। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ब्रिटिश काल में भारत के बजट की शुरुआत कब की गई। ठीक, व्याख्या दें। भारत परिषद अधिनियम 1805 के तहत विधान परिषद कार्यों में वृद्धि करके उनके बजट को बहस करने तथा कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक, इसके द्वारा सदस्यों को पूछे गए किसी भी प्रश्न को स्वीकृति करने या अस्वीकृति करने का अधिकार था। और भारत में बजट व्यवस्था की शुरुआत, भारत में बजट शुरुआत 1860 में शुरू की गई। ठीक,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया? ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853, पिट्स इंडिया एक्ट 1884, इनमें से कोई नहीं। ठीक, बताइए इसका सही उत्तर क्या है? 1853 का चार्टर एक्ट। कौन? 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें शुरुआत की गई थी। पहली बार भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान इसी में किया गया। इसी तरह सिविल सेवा में चयनित होने वाले कौन पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे। चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में नामजदी का सिद्धांत को समाप्त कर महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई तथा पहली बार सिविल सेवकों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। प्रथम सिविल सेवा चयनित वाले सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे। नामजदी के सिद्धांत का प्रतिपादन समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम इस अर्थ में उचित था कि इसने भारतीय नागरिकों को जनतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की। ऑप्शन बी, विधान परिषदों को कार्यकारिणियों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। ऑप्शन सी, तत्कालीन परिस्थितियों के उदारवादी निर्वाचन पद्धति स्वीकार करके विधान परिषदों का कार्यकारिणी के ऊपर कुछ नियंत्रण को स्वीकार किया गया। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसमें क्या किया गया था? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत इसमें किया गया था केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनाव का प्रावधान किया गया था। तो इसी अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग इस अधिनियम में नहीं किया गया था। व्याख्या देखिए, इसमें 1892 भारतीय परिषद अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों तथा गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनावी प्रावधान थे। चुनाव शब्द का प्रयोग एकदम नहीं किया गया था। इसी में सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार पर प्रश्न पूछने का अधिकार था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी गई? ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर क्या है? 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में किया गया। इसमें क्या गया? इसमें संवैधानिक तानाशाही की संज्ञा दी गई, मतलब हितैषी निरंकुशतावाद की संज्ञा दी गई। इसके 2-3 कारण थे। हाँ, इसमें था क्या था? 1919 की सुधारों में जनता केवल नाम मात्र के सुधार प्राप्त हुए। ठीक, और इसके बाद क्या हुआ? और इसके बीच इन्हें सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। ये भी एक रीजन था अपने आप में। ठीक, व्याख्या देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधानों में हितैषी निरंकुशतावाद, जिसको संवैधानिक तानाशाही कहते हैं, इसके निम्नलिखित कारण तो 1-2 कारण थे। 1909 में सुधारों को जनता में केवल नाम मात्र सुधार ही प्राप्त है। इनके द्वारा सांप्रदायिक वैधानिकता की मान्यता दी गई थी। चलिए दोस्तों, इस चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।